वेलकम बैक टू चैनल बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उदय क्लासेस दिल्ली में आपको स्वागत है। तो होप यू आर डूइंग वेल एंड होप यू आर स्टडीइंग वेल। तो बच्चों आज हम दोबारा से पार्ट 2 लाए हैं इसका। हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो कि क्लास 9 का चैप्टर था, मैंने आपको कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फोर्स की पूरी डेफिनेशन बताई बच्चों। मैंने उसके बाद आपको फोर्स के बाद मैंने बैलेंस फोर्स बताया, देन मैंने आपको अनबैलेंस फोर्स बताया, मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको बताया इनर्शिया। तो जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो ना बच्चों, तो पहले उस वीडियो देखना, देन आप इस पे आना। तो मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरा एक्सप्लेन किया था बच्चों। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया। मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों में। तो जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन था ना बच्चों, उसको थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास के अंदर ना मेरा कुछ रह गया था हल्का सा, जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं बच्चों। जो मैंने लास्ट टाइम आपको ड्राइव करके बताया था ना, मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था F बराबर k m में। ये k कहां से आया था बच्चों, इस हमने साइन को हटा के ना हमने k को लगाया था, जिसको बोलते थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया था लास्ट क्लास के अंदर। उसके बाद मैंने क्या बोला था बच्चों आपको, इसके अंदर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो k है ना, देखो इस इक्वल टू, मैंने इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटा के मैंने इक्वल टू लगाया था इसको, और उसको हटा के मैंने k लगाया था बच्चों, ध्यान रखना। देन मैंने क्या बताया आपको, उसके आगे मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं m की वैल्यू में यहां 1 kg ले लूं और एक्सेलरेशन में यहां पे ले लूं 1 ms की पावर -2, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर मैं f ले लूं मतलब फोर्स ले लूं 1 n मतलब कि 1 न्यूटन, देन हमारा जो वैल्यू आएगी ना बच्चों k की, वो हमारी 1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो बच्चों, फोर्स हमने लिया 1 न्यूटन, हमने एक्सेलरेशन भी 1 ले लिया, हमने मास भी 1 kg ले लिया। जब मैं ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करूंगा ना बच्चों, तो मेरी जो k की वैल्यू आएगी 1, देन मेरा फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा फोर्स हो जाएगा F बराबर ma। तो और एक बात ध्यान रखना, ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका। अब एक और फॉर्मूला होता है F का बच्चों, m इनटू में v माइनस u अपॉन में t। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम सब कुछ दे रखा हो ना क्वेश्चन में, तो आप ये वाले फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको मास और एक्सेलरेशन दे रखा हो तो आप ये वाला लगा सकते हो। तो और आपको एक बात और ध्यान रखना है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg ms की पावर -2, बिकॉज़ यहां पर m जो होता है वो किलोग्राम में होता है और एक्सेलरेशन होता है ms की पावर -2। आप इसका आंसर इसमें भी लिख सकते हो, और अगर आपको ये सब याद ना हो तो आप न्यूटन भी इसका लगा सकते हो। फोर्स का जो है ऐसा यूनिट आपका न्यूटन भी होता है। तो इतना पहले कॉपी में बच्चे नोट करेंगे सारे बच्चे। तो बच्चों आपको एक ना इसका मैं रियल लाइफ देने जा रहा हूं आपको एग्जांपल। आप सब बच्चे एनसीईआरटी में देखेंगे इस वाले पेज को, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों कि आपने कभी किसी फील्डर को ना ग्राउंड में कैच करते हुए देखा होगा आपने। जब वो कैच करता है ना बच्चों, तो अपना हैंड जो है बैकवर्ड करता है, जब वो बॉल को मतलब मूविंग बॉल को पकड़ता है। ऐसा क्यों करता है बच्चों, ऐसा करके वो क्या करता है फील्डर, वो फील्डर टाइम को जो है ना इंक्रीज करता है। और क्योंकि आपको पता है जब भी कोई फास्ट मूविंग बॉल आती है तो उसके साथ वेलोसिटी भी होता है और साथ में बॉल का मास भी होता है। और जब आपको पता है कि मास और वेलोसिटी जब दोनों मिलते हैं ना, तो दोनों बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, मोमेंटम होता है तेज का। लेकिन वो अपने स्पीड को ना, उस बॉल की स्पीड को क्या करता है, वो टाइम को इंक्रीज करता है और वेलोसिटी को कम करता है। और ऐसा करके ना वो अल्टीमेटली जो है मोमेंटम को कम करना चाहता है, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए तब वो कैच करता है, ताकि उसके इंपैक्ट जो है ना बॉल का वो कम से कम हो सके। तो ये जो आपको एग्जांपल दे रखा है ना बच्चों एनसीईआरटी के अंदर, तो ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा इसलिए करता है ताकि जो क्या बॉल को कैच करते समय ना उसकी फास्ट मूविंग बॉल की जो है मोमेंटम को कम कर सके, मतलब कि अल्टीमेटली बॉल की स्पीड को वो बिल्कुल जीरो पे ला सके वो, जिससे कि जो उसकी पाम्स हैं, जो उसकी हथेली है, उसको चोट ना लगे। तो इस तरह से आपको इन्होंने एक तो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो कि बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एक और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, सब बच्चे एनसीईआरटी इसको पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। और उसके बाद हम करेंगे उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सब बच्चे इसको कॉपी में नोट करने के बाद हम थर्ड लॉ ऑफ करेंगे स्टार्ट। हाँ तो बच्चों हम करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात। तो द थर्ड, अच्छा ये बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने आपको अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म कराया ना बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस हैं और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं सारे के सारे उसकी जो क्वेश्चंस कराऊंगा अलग से, मतलब कि मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सारे अलग से कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, तो उसके लिए आप उसकी चिंता मत करना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नाउ हमारा स्टार्ट होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। मतलब क्या हुआ, जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब जब पहला ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ना, सेम उसी समय ना एट द सेम टाइम सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, मतलब बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने मान लिया दीवार पर धक्का मारा,
तो जब मैं दीवार पे धक्का मारता हूँ ना, मतलब पुश करता हूँ, मैं फोर्स लगाता हूँ मैं, तो जो मैंने फोर्स लगाया ना, सेम उसी समय ना एक ये जो वॉल है वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो एट द सेम टाइम वो भी फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्सेस जो होंगे ना बच्चों, वो हमेशा इक्वल होंगे। मतलब मैंने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना बच्चों, तो वॉल भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। दोनों के फोर्स हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों? अपोजिट होगी। कैसे होगी अपोजिट? जैसे बेटा ये बॉक्स है मान लिया, अभी मैंने जो आपको दीवार वाला एग्जांपल दिया, दीवार वाला मान लो, देखो मेरा फोर्स ऐसे है तो उसका फोर्स ऐसे है, मतलब हम दोनों का फोर्स अपोजिट होगा ऐसे करके। अगर मैंने इस बॉक्स को पुश किया तो बॉक्स ने मेरे को पुश किया। कहने का मतलब है कि दोनों फोर्सेस आपस में दूसरे के अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मैंने अगर इस बॉक्स को पुश करने में 10 न्यूटन लगाया तो एट द सेम टाइम बॉक्स ने भी 10 न्यूटन लगाया। अगर मैंने 5 न्यूटन लगाया तो उसने 5 न्यूटन लगाया, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों? अपोजिट होगी, लेकिन वो इक्वल होंगी। ध्यान रखना, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस बट नॉट जस्ट वन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर मेरा फोर्स भी और बॉक्स का फोर्स भी, तो यहाँ पर पेयर हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पर हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस वर्क करता है, कभी सिंगल फोर्स वर्क नहीं करता। तो दोनों फोर्सेस हमेशा ध्यान रखना बच्चों इक्वल होंगी, लेकिन दोनों आपस में डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। नंबर 2 एक बात और आती है बच्चों इसमें, अपोजिट जो फोर्सेस होंगे ना, इनका नाम होता है एक्शन और रिएक्शन। मतलब जो मैंने फोर्स लगाया उसको हम एक्शन कह सकते हैं बच्चों, और जो इस बॉक्स ने फोर्स लगाया उसको हम रिएक्शन कह सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक्शन रिएक्शन हो गई। तो पहले वाले फोर्स का नाम एक्शन है, दूसरे वाले फोर्स का नाम रिएक्शन है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों के चार्जेस हमेशा, मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों के इक्वल होंगे। लेकिन ठीक है, इसके एक और डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक बात ये भी कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब हर एक्शन का जो रिएक्शन होगा ना वो इक्वल भी होगा, साथ में अपोजिट भी होगा, और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट कार्य करता है। साथ में ये अलग बॉडी पे होता है, जैसे मैंने फोर्स किसी और बॉडी पे लगाया तो उसने मेरे ऊपर लगाया। मतलब एक दूसरे के डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है हमेशा, कभी भी सिंगल पेयर काम नहीं करता, हमेशा पेयर में काम करता है। मतलब कि पूरा पेयर में वर्क होता है। तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ऊपर वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो इसके बाद हम इसके बहुत सारे डेली लाइफ की जो एग्जांपल है वो भी हम इसमें दे सकते हैं बच्चों। जैसे कि अभी आपको मैं इसके बाद कराऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इसको आपको कॉपी में नोट करना है। इसे करने से पहले बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, आपको एनसीईआरटी में ना अपने देखनी है, ये वाला एग्जांपल दिखेगा आपको गन वाला। बट बच्चों इसमें देखो क्या बात है, इसके ध्यान देने वाली बात है। जब भी हम गन का जो मास अलग होता है, जो बुलेट का मास अलग होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जब भी आप ट्रिगर दबाते हो तो क्या होता है बच्चों, आपने जब ट्रिगर दबाया तो आपने क्या करा, आपने एक्शन करा। जब आपने एक्शन करा तो उसका क्या रिएक्शन हुआ बच्चों, यहाँ पर जो बुलेट होता है ना, बुलेट जैसे आप एक्सर्ट प्रेशर करते हो ना, तो बुलेट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन आपके सामने जाएगी बिल्कुल, लेकिन गन भी पीछे की तरफ क्या करेगा, रिकॉइल करेगा, मतलब कि पीछे की तरफ आपको पुश करेगा। मतलब कि जब यहाँ पर साफ साफ लिखा है बच्चों, देखो द बुलेट व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब आप गन को फायर करते हो तो ये फॉरवर्ड फोर्स लगाता है बुलेट के ऊपर, मतलब बुलेट आगे की तरफ जाएगा। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, तो बुलेट भी क्या करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। दिस रिजल्ट द रिकॉइल ऑफ द गन, इससे क्या होगा, गन का रिकॉइल होगा, गन मतलब पीछे की तरफ जाएगी, आपका हाथ हल्का सा पीछे की तरफ होगा। लेकिन since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the motion acceleration of the bullet। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गन जो है ना बच्चों, गन अगर मैं देखूं तो गन का मास कहीं ज्यादा होगा। गन का मास मान लिया, गन है ये, गन का मास 2 किलोग्राम है, बुलेट का मास मान लिया 200 ग्राम है। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, बुलेट के मास और गन के मास में कितने का फर्क है, देखो बहुत फर्क है। मैंने 2 न्यूटन यहाँ लगाया, 2 न्यूटन यहाँ लगाया बच्चों। दोनों न्यूटन पे लगाने पे एक बात तो है ना, मेरे पास 2 पत्थर है, एक पत्थर हैवी और एक हल्का है। हैवी पत्थर पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो ज्यादा तेजी से नहीं जाएगा, जबकि हल्का पत्थर बड़ी तेजी से भागेगा। ऐसी बुलेट भी है, बुलेट के ऊपर अगर तुमने कम फोर्स लगाया ना तो उसकी जो स्पीड होगी बहुत तेज होगी, जबकि गन की स्पीड कम पीछे की तरफ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर वेट का फर्क, मास का फर्क है बच्चों, ध्यान रखना। दोनों में फोर्स तो इक्वल लगा, लेकिन फास्ट मूव कौन करा, फास्ट मूव बुलेट ने करा, गन ने फास्ट मूव नहीं करा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन हाँ, दोनों के फोर्सेस हमेशा इक्वल लगेंगे। दोनों पे न्यूटन का फोर्स देखो बराबर लगा है। अगर यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ 50 न्यूटन है, यहाँ 50 न्यूटन है। कहने का मतलब है डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है
जिसकी पावर कम है, मतलब कि जिसका वेट कम है उसका फोर्स से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका फोर्स और जिसका वेट का ज्यादा है उसका फोर्स का इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, हम इसे कॉपी में नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं बच्चों? आपने पढ़ा था बच्चों मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है mv, p इक्वल टू mv। p का मतलब होता है मोमेंटम और m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा था बच्चों। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चों? मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, a एंड b है, दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट a का नाम आपको पता है a, इसका b है। इसका जो मास है वो मैंने m1 ले लिया, इसका मास मैंने m2 ले लिया। इसका मास, इसकी मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली बच्चों? मैंने u1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने ली u2। जब ये दोनों, जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे बच्चों, ऐसे करके ये भी जा रहा था इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन क्या ये दोनों, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो u1 है ना वो बड़ा है किससे? u2 से। मतलब कि इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो इससे तेज है, इससे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो कोलाइड करेंगे। तो जब ये कोलाइड करेंगे ना, तो देखो इन्होंने यहाँ पर कोलाइड करा। अब कोलाइड करने के बाद क्या हुआ बच्चों? इस वाले मतलब पीछे वाले मतलब बॉल ए ने बॉल बी पे क्या करा? फोर्स एक्सर्ट करा FAB, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बी, इसको बोलेंगे FAB। सिमिलरली फोर्स बी ने भी क्या करा? एट द सेम टाइम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा, इसको बोलते हैं FBA, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी ऑन ए। ठीक है बच्चों। जब इन्होंने आपस में कोलाइड करा तो जाहिर सी बात है इनके मास तो वही रहेंगे, मास तो बदलेंगे नहीं, तो इसलिए m1 m2 तो वही रहेगा। लेकिन जो इनकी वेलोसिटी है ना बच्चों, आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाएगी बच्चों? v1 v2 हो जाएगी, मतलब कि उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो ये आफ्टर, ये आपका बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन है। तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब भी ना दो ऑब्जेक्ट आपस में ना बिना टकराए, मतलब कि बिना कोलिजन के और आफ्टर कोलिजन, जो इनका मोमेंटम होगा ना बच्चों ये ध्यान रखना, इनका टोटल जो होगा ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या हुआ बच्चों? इन दोनों का जो कोलिजन होगा ना, उससे पहले और जो बाद में होगा, दोनों का मतलब मोमेंटम सेम रहेगा। अब आपको पता है कि भाई फार्मूला क्या होता है? PP इक्वल टू mv होता है। तो अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो क्या होगा बच्चों? m1 u1 प्लस में इसका क्या आएगा बच्चों? m2 u2। इसका कैसे आएगा आफ्टर कोलिजन? m1 v1 प्लस में m2 v2। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड B बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड B आफ्टर कोलिजन। हमेशा सेम होंगे बच्चे, ध्यान रखना। तो ये भी हम एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट है, क्योंकि इससे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो बच्चों ये आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये दो बॉल या दो चीजें जब भी आपस में टकराएंगी तो कभी भी ना टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो इनका मोमेंटम जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन दोनों की चाहे वो अपोजिट होगी। मैंने बोला कि F ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला F नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो एक्शन होगा ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन जो इसका रिएक्शन हुआ वो नेगेटिव हुआ। तो ये बच्चों बस चार्जेस का फर्क है, क्योंकि एक्शन हमेशा पॉजिटिव में होगा तो जो इसका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। अपोजिट की वजह से ये इसका आंसर माइनस में आ रहा है, अपोजिट की वजह से, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम था। तो हमारा आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।